तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है इसका अकॉर्डिंग टू स्टेट ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो मैटर जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट दोस्तों तीन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा टाइप है गैस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट मैटर के तीन टाइप्स हैं, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सॉलिड एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो एक मेटल की प्लेट। ये एक मेटल की प्लेट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मान लेते हैं ये एक मेटल की प्लेट है। ये मेटल की प्लेट क्या है? ये सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड के लिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे एक कंटेनर के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि ये पानी है। ठीक है, ये है दोस्तों पानी, तो ये लिक्विड स्टेट में है। मैटर यहाँ का जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में है। और गैसेस के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एक बलून है और इस बलून के अंदर एयर है मान लेते हैं। ठीक है, ये एयर है यहाँ पर, तो ये गैसीय स्टेट में यहाँ का मैटर। अब दोस्तों ये जो मेटल की प्लेट है या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके छोटे से पार्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, इस छोटे से पार्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिखेगा। ये जो पार्ट है आपको देखिए इस बॉक्स के अंदर, जूम करके बताता हूँ ये कैसे दिखेगा। तो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, आपको ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही पास पास दिखाई देंगे आपको। ठीक है, बहुत ही पास पास दिखाई देंगे आपको। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही नज़दीक नज़दीक आपको दिखने वाले हैं। और अगर वही दोस्तों लिक्विड का बहुत ही छोटा सा पार्ट अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसको भी जूम करके आप देखोगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको कैसे दिखेगा? देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है इसको अगर आप जूम करोगे ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर अगर जूम करके देखोगे तो आपको ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, ये आपको थोड़ी दूर दूर दिखेंगे। ऐसे बहुत पास पास नहीं दिखने वाले, थोड़ी सी दूर दूर दिखेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर गैसेस का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट जो है इसको अगर आप जूम करोगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही दूर दूर दिखेंगे आपको। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही दूर दूर होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही पास पास चिपके हुए रहते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता है डिस्टेंस। और गैसेस के केस के जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखिए यहाँ पर जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों के बीच, हर पार्टिकल के बीच हर दो पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, दो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, और सॉलिड के केस में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। इसका हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, फोर्स जो है मैक्सिमम होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो पार्टिकल्स है बहुत ही पास पास दिखाई देते हैं आपको। लेकिन लिक्विड के केस में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब मीडियम होता है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक है, तो आप यहाँ पर मॉडरेट बोल सकते हो या फिर आप मीडियम बोल सकते हो। मीडियम होता है, मॉडरेट भी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक और दूसरे पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होने की वजह से जो है ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो उस टेबल में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड के पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पर दोस्तों।
ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मीडियम है, या फिर आप मॉडरेट बोल सकते हो, मीडियम या मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये सॉलिड लिक्विड गैसेस को नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये फ्लूइड है या रिजिड है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लूइड का मतलब क्या है, जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, और रिजिड का मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है कि जो फ्लो नहीं कर सकता उसको रिजिड बोलना है। रिजिड का वैसे तो दूसरी डेफिनेशन है, आगे आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला गया है कि रिजिड है, तो जो फ्लो नहीं करता उसको रिजिड बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो सॉलिड क्या है दोस्तों, फ्लूइड है या रिजिड है, फ्लो नहीं कर सकता ना, तो उसको हम रिजिड बोलेंगे। तो सॉलिड जो है वो रिजिड है, या इसकी रिजिडिटी ज़्यादा है बोल सकते हो आप यहाँ पर। लिक्विड क्या है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर जो है पानी डालोगे आप, तो ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जिधर स्लोप है उधर फ्लो करेगा ना, ठीक है। तो लिक्विड क्या है दोस्तों, फ्लूइड है, ओके। वैसे ही दोस्तों गैसेस भी क्या करते हैं, गैसेस फ्लो होते हैं, तो गैसेस भी जो है ये फ्लूइड है। लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए इसको रिजिड बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या फ़र्क होता है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है उन तीनों में, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या होता है, और फ्लूइड होता है या रिजिड होता है, ये हम देख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है क्या आप इसको कॉम्प्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्प्रेस करना मतलब उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे गैस का, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। गैस दोस्तों कॉम्प्रेसिबल है कि नहीं है, कॉम्प्रेसिबल है। क्यों आप बोल सकते हो, क्योंकि जो आपकी व्हीकल है या बाइसिकल है उसकी जो टायर होती है, यहाँ पर देखिए ये जो टायर होती है, इस टायर के अंदर आप एयर कैसे डालते हो, आप कॉम्प्रेस करके डालते हो, ठीक है। कॉम्प्रेस करने के लिए आपके पास देखिए ऐसा कॉम्प्रेसर होता है जिसको आप पंप बोलते हो, एक्चुअली कॉम्प्रेसर है वो, ठीक है। ये देखिए ऐसा पंप होता है, हर एक के घर में होता है ऐसा। यहाँ से ये पाइप होती है जो आप यहाँ पर टायर को लगाते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक हैंडल होता है जिसको आप ऊपर नीचे करते हो, ठीक है। तो पहले तो जब आप ऊपर करते हो तो इसके अंदर एयर आ जाती है, ठीक है। तो जब आप इसको नीचे डालते हो तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर एयर को कॉम्प्रेस कर रहे हो ना। कॉम्प्रेस मतलब देखिए इसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो आप ये डिस्टेंस कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो क्योंकि जगह है, ये पार्टिकल को इधर आने के लिए जगह है, तो ये कॉम्प्रेसिबल है। तो गैसेस जो होते हैं ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह है, इस पार्टिकल को इधर आने के लिए बहुत जगह है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो ये हाईली कॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड के केस में क्या है दोस्तों, ये बहुत ही कम जगह है, यहाँ पर आपको दिख रही है ज़्यादा, लेकिन बहुत ही कम जगह होती है, ठीक है। इसीलिए लिक्विड को आप ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ये आप निग्लिजिबल बोल सकते हो या वेरी वेरी लो बोल सकते हो। इसकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर बोले तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सॉलिड के केस में देखोगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक हैं, लगभग चिपके हुए हैं एक दूसरे को, तो इसकी भी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है आप निग्लिजिबल बोल सकते हो। तो सॉलिड और लिक्विड जो है इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है निग्लिजिबल होती है, लेकिन गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। गैसेस को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, इसका वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन लिक्विड और सॉलिड का जो वॉल्यूम है आप चेंज नहीं कर सकते। अगर इस सॉलिड के ऊपर आप प्रेशर भी लगाओगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हम इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं। आप निग्लिजिबल बोलो या फिर इनकॉम्प्रेसिबल बोलो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का शेप। क्या डेफिनेट शेप होता है या नहीं होता, तो सॉलिड को देखिए डेफिनेट शेप होता है, एक प्लेट का शेप है ना, प्लेट का कुछ ना कुछ तो शेप है ना। जैसे ये पेन है मेरे पास, ये सॉलिड है, इसका कुछ ना कुछ तो शेप है। ये पेपर है, इसका कुछ ना कुछ तो शेप है ना। तो सॉलिड के केस में जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। शेप जो है वो डेफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड के केस में शेप डेफिनेट नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे वैसा शेप वो ले लेता है, ठीक है। अगर इसको ग्लास के अंदर डालोगे आप तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर प्लेट के अंदर डालोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा,
ठीक है। तो लिक्विड के केस में दोस्तों शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहता, ठीक है। तो इनडेफिनेट बोल सकते हो आप इसको, इनडेफिनेट या नॉट डेफिनेट बोल सकते हो, ठीक है। वैसे दोस्तों गैसेस को भी कोई शेप नहीं रहता, अगर बलून के अंदर डालोगे तो बलून का शेप ले लेगा, ठीक है। अगर टायर के अंदर डालोगे तो टायर का शेप ले लेगा। तो ये गैसेस को भी जो है पर्टिकुलर शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि शेप जो है वो इनडेफिनेट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, वॉल्यूम। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम के बारे में आप क्या बोलोगे, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम आप देखिए मेजर कर सकते हो, तो मेजर कर सकते हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि डेफिनेट वॉल्यूम है, मेजरेबल है। लिक्विड का वॉल्यूम भी आप मेज़र कर सकते हो, ये लिक्विड कितने लीटर है आप बोल सकते हो ना, ठीक है। तो लिक्विड जो भी है वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है, आप मेज़र कर सकते हो लिक्विड का वॉल्यूम, लेकिन गैस का वॉल्यूम आप मेज़र नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इसकी वजह से गैस का जो वॉल्यूम है आप बोलोगे यहाँ पर इनडेफिनेट है, ठीक है, इनडेफिनेट। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर देखिए 47 के ऊपर, पेज नंबर 47 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ए, ठीक है, रीड करिए। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डैश डैश इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मॉडरेट होता है या इनडेफिनेट होता है। तो जैसे कि हम देख चुके हैं दोस्तों, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही दोस्तों बी एक पॉइंट है, बी क्वेश्चन है, उसको रीड करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉलिड रिटेन देयर वॉल्यूम इवन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। मतलब क्या, ये सॉलिड जो है, ये सॉलिड अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता, रिटेन करता है, मतलब चेंज नहीं करता। अगर आप बाहर से फोर्स भी लगाते हो, ठीक है, या प्रेशर भी लगाते हो, तो ये अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ना, ठीक है। बाहर से प्रेशर लगाने पर भी ये अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता, इसको आप क्या बोलोगे, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। क्योंकि प्लास्टिसिटी, फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी तो नहीं है। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है इतना बाद में बताता हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये जो है ये इनकॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1B का जो आंसर है वो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी है, ठीक है। अब दोस्तों 2 मिनट में मैं आपको इलास्टिसिटी क्या है और प्लास्टिसिटी क्या है बताता हूँ। ये लगने वाला नहीं है इस चैप्टर के लिए, फिर भी आप समझिए। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। रीगेन मतलब क्या, फिर से उसको वापस अचीव करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास कोई एक मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है, ठीक है, और इस पर आपने क्या किया, इसे फोर्स लगाया, मान लेते हैं इधर और इधर आपने फोर्स लगाया, इसके वजह से क्या हुआ, इसकी लेंथ चेंज हुई, ठीक है। मान लेते हैं इसकी लेंथ ऐसे चेंज हुई, ठीक है, ओके। इसको ऐसे फोर्स लगाने पर इसकी लेंथ चेंज हुई, लेकिन जब आप यहाँ पर फोर्स को रिमूव करोगे, फोर्स को छोड़ोगे, तो ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करेगा। अगर रीगेन करेगा तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक मटेरियल है, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, टू रीगेन मतलब परत से अचीव करना, ठीक है, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको अगर हम रिमूव करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में अगर आती है तो उसको इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है, और अगर ये नहीं आता है तो उसको प्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है। तो प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो दोस्तों ये प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू नॉट टू रीगेन, यहाँ पे रीगेन था, यहाँ पे नॉट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक मटेरियल लेते हो, मान लेते हैं ये प्लास्टिक का पेन ही अगर आप लेते हो ऐसे ही है, ठीक है, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हो,
तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ चेंज होगी। लेकिन जब आप ये फोर्स को रिमूव करोगे तो ये क्या अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। ओके, इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आप रबर बैंड लोगे यहाँ पे और रबर बैंड को आप खींचोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो लेंथ चेंज करेगा। जब ये फोर्स छोड़ दोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो रबर बैंड आप बोल सकते हो कि एक इलास्टिक मटेरियल है, और ये प्लास्टिक जो है एक प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये आपके जो टेक्स्ट बुक में है ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमने अभी यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1A और B ये क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन हमने कैसे दिखा हुआ है, इसके 3 टाइप्स हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।